नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में संवाद कार्यक्रम में इंद्रेश विक्रम सिंह, जो कि पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ में मौजूद है संवाद कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। नमस्कार प्रशांत जी। सर, मैं सबसे पहले आपसे एक बात समझना चाहता हूँ कि देखिए, पूरे देश में कोरोना काल है। कोरोना वायरस जब आया तो बहुत तैयार नहीं थे हम लोग। एक साथ 3 महीने का लॉकडाउन हुआ। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ में चलते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि कैसे आपने इन चुनौतियों का सामना किया और क्या क्या फेस करना पड़ा आपको। जैसा आपने कहा, आप खुद जानते हैं कि इस महामारी का इलाज कोई नहीं है जी, और इस महामारी से पूरा विश्व परेशान हो गया। और जो विकसित देश हमारे हैं वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, और भारत में तो हम लोग इसके लिए पूरी रूप से तैयार भी नहीं थे। तो अचानक आई हुई विपदा का सामना करने के लिए हम सब ने, देशवासियों ने जो जैसा कर सकता था वैसा उसने बचाव का इलाज किया, क्योंकि हम जानते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी दवा नहीं है। तो मैं समझता हूँ बचाव ही इसका इलाज है। जी 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 जी। जैसे लॉकडाउन हो गया, पूरा देशवासी बहुत ही संकट में इससे पड़ गए। मैंने स्वयं भी देखा कि रायबरेली में अचानक लॉकडाउन होने के बाद लोगों के जनजीवन को इसने प्रभावित किया। हमारे काम रुक गए, और जब ये बाहरी व्यक्ति हमारे जो थे बाहर काम करने लौट के आने लगे घबराहट में, तो उनको संभालना एक बड़ी भारी समस्या हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते हैं, अचानक ही जब आनंद विहार पर हजारों आदमी इकट्ठा हो गए अपने घर जाने के लिए उत्तर प्रदेश, तो एक बड़ी भारी चुनौती और सामना करना पड़ा प्रदेश को, प्रदेश की जनता को, प्रदेश की सरकार को। यद्यप चूंकि लॉकडाउन था, पूरा देश चाहता था कोई व्यवस्था न हो, कोई उसके लिए प्रयास न हो, लोग अपने घरों को लौटें, लेकिन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था कि जो हजारों आदमी इकट्ठा हो गए हैं घर जाने के लिए, उन्हें रोका जा सके या उन्हें वापस भेजा जा जी जी। मैं इसमें कहूँगा कि सब कठिनाइयों के बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रयास किया। वहाँ पर 3000 बसें भिजवाई, और जो जहाँ जाने वाले लोग थे उनको उनके घर में भेजा। ये बड़ा भारी प्रयास प्रदेश सरकार ने किया, जबकि ऐसा पूरा देश नहीं चाहता था। इसी तरह हमारे छात्र जो कोटा में पढ़ रहे थे, किसी की भी राय नहीं थी, लेकिन वो छात्र जो अपने कमरों में हॉस्टल में बंद हो गए थे, दुकानें बंद थीं, खाना नहीं मिल रहा था, एक कमरे में 4-4 बच्चे बैठे हुए थे, उनके पास कोई उपचार नहीं था। वहाँ हमारी सरकार ने व्यवस्था करके राजस्थान से उन पढ़ने वाले छात्रों को वापस ले आए। ये भी सरकार का बड़ा भारी अच्छा प्रयास था, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई भी सरकार को देना चाहूँगा। आपने सर जी बोलिए। अच्छा, आपने अभी आनंद विहार की बात कही कि आनंद विहार में जिस तरह से वहाँ पे प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए थे यहाँ पे आने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने जाहिर सी बात है जिस तरह से प्रयास किया, वहाँ पे काफ़ी सारी बसों का इंतजाम किया और उनको अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुँचाने का भी काम किया। लेकिन विपक्षी जिस तरह से आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर कि नहीं ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, तो मुझे बात समझ नहीं आई कि इस संकट की घड़ी में राजनीति की क्या जरूरत है। मैं इस बात को समझना चाहता हूँ सर कि ये मतलब ऐसा क्यों करते हैं लोग। नहीं, राजनीति नहीं करना चाहिए, हम यही कह सकते हैं जी। और जैसा आप जानते हैं विपदा है, अमेरिका जैसा बड़ा देश, संपन्न देश सामना नहीं कर सका जी। तो हमारे प्रदेश के जो सीमित संसाधन हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे उसका हम सुनिश्चित इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट लाइन से इसका सामना किया जी। इसकी कोशिश उन्होंने की कि लोगों को सुविधा न हो, हमारे जो प्रवासी आ रहे हैं वो सुरक्षित अपने घरों में पहुँचें, उनको काम भी मिल जाए, रोजगार भी करें, इसका प्रयास किया। अब ये ठीक है, प्रदेश सरकार प्रयास कर रही थी, प्रयास करने में अगर यहाँ मान लीजिए 60,000 आदमी आए हैं, उनकी व्यवस्था करने में 6,000 आदमी लगे हुए हैं। मैन टू मैन क्या उसकी परफॉर्मेंस है, ये भी बात निर्भर करती है। कहीं व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी, कहीं न कहीं कमियां निकल गई होंगी, लेकिन ऐसे काल में उन कमियों को इंगित करके सरकार को दोषी ठहराने का औचित्य नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर स्वयं उसमें जो मदद हम कर सकते हैं करना चाहिए। बिल्कुल। मैं स्वयं भी देखता हूँ जो प्रवासी आते थे, रेलवे स्टेशन पर रेलों के उतरने के बाद बस स्टेशन पर आए, बसें लगी हुई थी, लोग इतना घबराए हुए थे कि बारी बारी से अपने बस में बैठने का इंतजार भी नहीं करते थे। अब घबराहट अपना सामान लिए चल देते थे, पानी नहीं कहीं जाने। मैंने देखा हमारे घर के पास बाहर
गेट चूंकि बंद रहा करते थे, तो हमने ये व्यवस्था सुनिश्चित की कि जो जा रहे हैं उन्हें कम से कम वहाँ उनको पानी की बोतलें मिल जाएं, पानी मिल जाए, कुछ उनको चाय मिल जाए या सामान ऐसा जो उठा के ले जा सकते हैं। इसका हमने प्रयास किया। ऐसा प्रयास हमारे जनपद में विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने, पुलिस ने और सभी जो कर सकते थे उन्होंने भी करने का प्रयास किया। जो जहाँ पर सहायता पहुँचा सकता था उसने उन्हें सहायता पहुँचाने की कोशिश की, उन्हें खाना दे सके हो, पैकेट दे सका हो, पानी दे सका हो। तो मैं समझता हूँ इस तरह का प्रयास करना चाहिए था अन्य दलों को भी, बजाय ये कहने के कि गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि आपदा जो थी बहुत बड़ी थी जी, इसमें रुख ये होना चाहिए हमारा कि हम क्या कर सकते हैं करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, आपने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, और जाहिर सी बात जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन से अगर आप देखिए टीम 11 की लगातार मीटिंग्स होती हैं, उसमें कई सारे डिस्कशन होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग तैयार ना होते तो शायद आज बहुत बड़ी समस्या में होते। निश्चित। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस कोरोना काल पर जो डिजिटल भारत अभियान है वो बहुत काम आया। डिजिटल भारत अभियान के तहत उन्होंने स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बात की, उन्हें दिशा निर्देश दिया। कैसे देखते हैं आप सर डिजिटल भारत अभियान को, कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके बच्चे सब बाहर हैं और आप जाहिर से कि आप भी अपडेट हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? निश्चित रूप से इस कोरोना काल में यही एक माध्यम रह गया जिससे हम एक दूसरे से संवाद कर सकते थे जी, या कुछ काम कर सकते थे। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है यही काम कर रही, फार्मा और टेलीकॉम जी, बाकी सभी चीजें जो बंद हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो गई, कहीं कोई काम नहीं रहा, होटल व्यवसाय खत्म हो गया, एविएशन बंद हो गया, ट्रेनें बंद हो गई। अकेला दो सेक्टर में समझता हूँ, एक फार्मा जो काम करते आ रहा और दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया जिसे आप कह रहे हैं ये। जैसे आप जानते हैं रायवली में स्कूल है, मैं उनका अध्यक्ष हूँ, कई स्कूल हैं जी। अब एक ही मात्र साधन बचा था कि बच्चों को डिजिटली पढ़ाई की जाए ऑनलाइन। आपने उल्लेख किया हमारे बच्चे बाहर हैं, पूना में हैं, हैदराबाद में हैं, वो भी यहाँ गए थे। मैं उसमें अपने घरों में देखता था कि क्लासेस चल रही हैं, कोई बच्चा हैदराबाद से क्लास ले रहा हो, पढ़ाई कर रहा है, कोई पूना से क्लास हो रही पढ़ाई कर रहा है, कोई नाडो से क्लास हो रही। रोज हमारे घर पर 4-5 कमरों में अलग अलग स्कूल चल जाया करते थे जो उनके टाइम बच्चे पढ़ते थे। अगर ये भी संभव हम लोग न कर पाते तो आप सोचेंगे बच्चों जो छात्र हैं इनके लिए कितनी बड़ी समस्या हो रही है। इनका ये एकेडमिक ईयर पूरा जो है लगभग समाप्त हो गया। अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, आप जानते ही हैं। 6 महीने हो रहे हैं, अभी तक क्लास नहीं खुले और मुझे ऐसा नहीं दिखता कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी विद्यालय खुलने वाले हैं। तो ऐसे में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो था इसने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा। ठीक है, वो परफॉर्मेंस आप कह सकते नहीं हुई। हमने देखा कि इस समस्या को देखते हुए बच्चों के 10th के और 12th के कोर्स भी कम कर दिए गए। अपनी जगह वो इम्तहान देने के लिए चूंकि एक कट मार्क है वो सही है, लेकिन यही बच्चे जब एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट देंगे जी, ITI का, तो वहाँ तो सिलेबस नहीं कम हुआ। ये बच्चे इसका कैसा सामना करेंगे? जो सिलेबस कम हो गया, अगले साल जब ये पढ़ाई करेंगे कैसे उसको पूरा करेंगे? ये बहुत सी समस्याएं हैं जो आने वाले समय में हमारे सामने होंगी और उनको देखते हुए उनका समाधान निकालने का प्रयास भी किया जाएगा। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं और आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जैसा मैंने पहले भी पूछा आपसे। तो आपने उनके लिए क्या क्या प्रयास किया? जो आपसे जो लोग मिलते थे कैसे क्या उनको दिशा निर्देश दिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा आपका स्तर है और इतने सारे लोग जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपसे जरूर पूछते रहे होंगे कि क्या करना है। इसमें मुख्यतः लोगों को जागरूक करने की ही बात है जी। जैसा मैंने पहले यही आपसे कहा कि कोई इसकी दवा नहीं है, इसलिए अपना बचाव जो है वही इलाज है। मैं ईश्वर प्रार्थना करूंगा कोई इस कोविड चपेट में ना आए, लेकिन उससे बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए अपनी सुरक्षा का, और जो भी संभवतः लोगों से हो सकता है उसे करना चाहिए। जैसे हम मास्क लगाने की बात कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहते हैं, भीड़ लगाने की न बात कहते हैं, इससे ट्रू स्पिरिट में लोगों को पालन करना चाहिए। आप देखते हैं 2 दिन लॉकडाउन है, बीच में हमारी बाजारें खुलती हैं, लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं। पुलिस को चालान करना पड़ता है मास्क लगाने के लिए। मैं फिर आपके इस चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों से, अपने सभी साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि वह इनका अनुपालन सुनिश्चित करें। यही उनके बचाव का सबसे अच्छा प्रयास होगा। सर देखिए, S7 न्यूज़ चैनल लगातार अपने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहा है कोरोना वायरस को लेकर। हम लगातार सर अपील करते हैं लोगों से कि आप मास्क लगाइए, बाज़ारों में कम जाइए, उचित दूरी बनाइए, और जो भी उत्तर प्रदेश और
भारत सरकार की गाइडलाइन उनको जरूर फॉलो करिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कल राणा बेनी माधव जी की जयंती है और आप क्योंकि उसमें करता धरता हैं, आप उसके मुखिया हैं, और इससे पहले जब मुझे याद है कि 1 साल पहले आपने बहुत बड़ा आयोजन किया था जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे इस कार्यक्रम में। पहले तो मुझे बताइए सर कि कार्यक्रम को लेकर कल की क्या भूमिका है आपकी, फिर मैं आगे मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या बातें हुई आप सुन से। नहीं, 24 अगस्त उनका जन्म दिवस है जी। और हम लोग अब इस वर्ष 216वीं जयंती उनकी मनाने जा रहे हैं जी। जैसा आप जानते हैं कि समारोह नहीं हो सकते, भीड़ इकट्ठा हो सकती। हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया, सभी लोगों ने एक बैठक की थी अपने साथी जो हमारे इस राणा बेनी माधव स्मारक समिति के हैं, और आज हम पूर्व संध्या पर जन्मदिन की शाम को 6 बजे राणा चौक जो है जहाँ उनकी मूर्ति की स्थापना कराई गई है वहाँ पर दीपदान करेंगे। और कल प्रातः सुबह उसी चौक पर राणा की मूर्ति के निकट हम लोग पुष्पांजलि करेंगे। आप जानते हैं कि राणा बेनी माधव सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऐसे हैं जो हमेशा अपराजय रहे। ब्रिटिश बड़े प्रयास करने के बावजूद न कभी उन्हें पकड़ पाए, न ही उन्हें परास्त कर पाए। जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, सिमरी हो, बक्सर हो, डोडिया खेरा हो, ब्रिटिश सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। और ये ऐतिहासिक तथ्य है जिसे ब्रिटिश इतिहासकार भी मानते हैं कि बेली गारत की जो लड़ाई हुई, बेगम हजरत महल ने जो प्रोटेस्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ, उस लड़ाई में स्वयं लिखा हो ब्रांड ने कि राणा बेनी माधव और उनके साथ आए हुए साथियों ने प्रण से लड़ाई लड़ी, जिसके कारण उन्हें बेली गारत छोड़ के जाना पड़ा पीछे। तो ये उनकी बहादुरी का जज्बा था। पर ऐतिहासिक तथ्यों के होने के बावजूद ये विडंबना रही कि उनका राष्ट्रीय स्तर पर वो सम्मान नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। हम सब लोग राणा भय मर्दाना होली के समय गाना गा करके फाग जिसे कहते हैं अपने कर्तव्यों की श्री कर ली, और उनके अनुरूप हम कोई स्मारक नहीं बना सके, न ही उनकी मूर्ति स्थापना कर सके। हमारे सभी साथियों ने विचार किया कि हमें प्रयास करना चाहिए। हमें खुशी है कि सबके सहयोग से हम सब उनकी एक अश्वारोही प्रतिमा लगाने में सफल हो सके, जिसका लोकार्पण आप जानते हैं महामहिम राज्यपाल जी ने किया था। पिछले वर्ष हम, जैसा आपने बताया, हम मुख्यमंत्री जी को लाने भी सफल हुए। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के साथ सिर्फ राणा का स्तवन ही नहीं किया, उन्होंने राष्ट्र धर्म की बात भी कही और जन जीवन को राष्ट्र धर्म के प्रति आलोकित कर गए कि सर्वप्रथम हमारा सबसे बड़ा धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है, हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम उस समारोह में परमवीर चक्र अधिकता योगेंद्र यादव और मानव सिंह को भी लाने में सफल हो सके क्रमशः। उन्होंने अपने संस्मरण और अपने पराक्रम की जो कथा बताई स्वयं, उससे हम सब रोमांचित हुए, अभिभूत हुए, और वो उनके प्रेरणा स्रोत भी बन गए। और मुख्य उद्देश्य भी हमारा यही था कि राणा के बारे में हम जाने और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो, लोग राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए समर्पित हो। क्योंकि राणा का पूरा जीवन जो है वो राष्ट्र प्रेम में ही सर्वस्व निछावर करने का है। हमारी ये भी मानता है प्रशांत जी कि जो उन्होंने लड़ाई लड़ी 1857 में, कोई उनके पास संगठित सैन्य शक्ति नहीं थी, वो आम लोगों को साथ लेकर के उन्होंने तैयार किया, उनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो जो भावना उन्होंने राजनीतिक लोगों में भरी, उसका परिणाम था कि जब भी आंदोलन यहाँ हुए, बाद में कालांतर में भी स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ, तो हमें दिखाई पड़ता है रायबरेली में अनेकों गोलीकांड हुए। लोगों ने बिना अपने प्राणों की परवाह किए हुए अपने प्राणों का अवसर कर दिया। मुंशीगंज गोलीकांड, दौलतपुर पनवारी गोलीकांड, करिया गोलीकांड, इस तरह अनेकों गोलीकांड हैं जो रायबरेली में हुए। मैं समझता हूँ वही चिंगारी जो उन्होंने लोगों के दिलों में भरी थी, उसका परिणाम था कि समय समय पर लोग बलिदान देने के लिए यहाँ तत्पर रहे। जाहिर सी बात है, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि जिस तरह से राणा बेनी माधव जी का जो भी इतिहास आपने बताया, इससे जाहिर सी बात है कई लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, प्रेरणादायक बातें मिलेंगी। अच्छा, मैं ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से देखिए ये कोरोना काल आया, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री थे, या हम बात करें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, क्या कहेंगे उनके बारे में? लगातार जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, अभी देखिए कोरोना काल में उनके पिताजी का देहांत हो गया और वो अपने राजधर्म को एक तरह से देखा जाए निभाने के लिए, अपनी जनता के लिए वो अपने पिताजी के पास तक नहीं गए, मतलब अंतिम समय पर भी नहीं गए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप? अगर आप निरपेक्ष भाव से सोचें जी, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिल्कुल, तो आप निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की सराहना करेंगे, उन्हें बधाई देंगे।
उन्होंने अपने स्तर से इस बीमारी का सामना करने के लिए जो कुछ भी संभव हो सका सिर्फ किया ही नहीं, उसके प्रति समर्पित रहे। कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे मैंने बताया कि बसों से लोगों को बुलाया, बाद में भी उन्होंने श्योर किया जो लोग पैदल आ रहे थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की कि लोग जब उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस गए, भले आगे से पैदल आए हों, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश सीमा में पैदल न चलना पड़े, उनको रोक करके उनको साथ गाड़ियों में बिठा करके लाया गया। तो अपने बड़ी भारी आपदा थी, बड़ी भारी व्यवस्था थी, हो सकता है कहीं जैसा मैंने पहले कहा कुछ लोगों को संकट का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इनका स्वयं का प्रयास, उसमें उसकी सराहना जितनी की जाए वो कम है। उन्होंने अपने स्तर से इसका सामना करने के लिए और प्रदेश के लोगों को तकलीफ न हो, जो कुछ भी संभव हो सकता था हमारी अपनी समझ से उन्होंने करने का प्रयास किया और किया। अच्छा ठीक है सर, अब आगे बढ़ते मुझे बताइए कि आप सेवरी स्टेट आपके पास में है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इतिहास था, मतलब क्योंकि आपकी भी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है और आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो मैं समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कुछ बताइए सेवरी स्टेट के बारे में मुझे सर। अब सेवरी स्टेट या कोई दूसरी स्टेट तो 1952 के बाद खत्म हो गई, उसके पहले थी। निश्चित रूप से हमारे बाबा सेवरी स्टेट के वारिस थे, अंतिम वारिस जो उसके थे, और उत्तर प्रदेश में 4 रियासतों ने ब्रिटिश हुकूमत का खिलाफत की। पहली काला काकर अवधेश प्रताप सिंह, दूसरे हमारे ये पितामह लाल सुरेंद्र बहादुर सिंह लाल साहब, तीसरे उनके रिश्तेदार थे मनकापुर, और चौथे जो है भद्री बजरंग बहादुर सिंह, बाद में जो हिमाचल के वो गवर्नर बने। कुल 4 रियासतों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाकी सभी जो तालुकेदार स्टेटें थी वो सब प्रो ब्रिटिशर्स थे। तो ये हमारा जो सेवरी स्टेट की बात की, तो ये विद्रोही के रूप में जानी जाती थी। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज ये, जिस समय नारा था इस आंदोलन का जमींदार और तालुकेदार और साहूकारों के खिलाफ, तो हमारे ग्रैंडफादर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अच्छा। और 1937 में वो पूर्वा से एमएलए चुने गए, उन्नाव जी, क्योंकि हमारी स्टेट के जो गांव थे उसके 2/3 गांव उन्नाव जिले में थे। और 1/3 गांव रायबरेली जिले में थे। अच्छा जी। अब उन्होंने रायबरेली रहने का निर्णय किया, तो हमारी कोठी रायबरेली में, यहाँ रहते रहे, मुख्यालय उन्होंने ये बनाया। लेकिन उस समय वहाँ वो चुनाव लड़े, जीते। प्री इंडिपेंडेंस 46 में चुनाव हुआ तो रायबरेली से लड़े, उसमें रायबरेली में 2 ही एमएलए हुआ करते थे। वो सलोन और महाराजगंज के एक सीट थी, उससे वो चुनाव लड़े और अनअपोज्ड चुनाव यहाँ जीते। और ये इसलिए शायद हो सका कि हमारी स्टेट का एक मुकदमा चलता था, वो हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू जी वकील हुआ करते थे। अच्छा। तो वो जो संबंध बना, तो उस प्रभाव में हमारे ग्रैंडफादर नेहरू परिवार के संबंध में आने की वजह से कांग्रेस में गए और लगातार कांग्रेस में बने रहे। इसका उल्लेख पंडित नेहरू ने अपनी हिस्ट्री ऑफ में भी लिखा है। और जो यहाँ लगानबंदी आंदोलन हुआ, वो उसके मुख्य रूप से किरदार है मुंशी सत्यनारायण, और वो बकुलिया और सिमरी गांव में वो चला। चूंकि लगान लेने वाला आदमी ही लगान लेने की खिलाफत कर रहा था, निश्चित रूप से वो सफल हुआ। और ये मानता मानी गई पूरे देश में कि पहला जो बारदोली में पटेल ने किया किसान आंदोलन, दूसरा यहाँ लगानबंदी आंदोलन अच्छा रायबरेली और बकुलिया में हुआ। तो ये जो है देश की दूसरी बारदोली है, इस रूप से की मान्यता हुई लगानबंदी आंदोलन की। तो सर जैसा कि आपने बताया, अपने बारे में मुझे कुछ बताइए सर। देखिए, आपने जहाँ से अपनी राजनीति शुरू की, कुल मिला के मुझे बताइए कुछ अपने बारे में, जानना चाहता हूँ मैं। अब जैसा समझते हैं, मैं वैसे तो मैंने MSc फिजिक्स में किया और मैं लेक्चरर था, लेकिन असमय हमारे पिता की मृत्यु हो गई, तो हमें अपनी नौकरी छोड़ के आना पड़ा। क्यों, घर पर हमारे बाबा और हमारी माँ 2 ही लोग थे जी। ब्रदर हमारे थे, वो भी बाहर काम करते थे, डॉक्टर थे ये। तो मैं यहाँ आ गया। स्वाभाविक रूप से जो पृष्ठभूमि हम लोगों की है, जो आपने कहा रियासत तौलकेदारी, तो खेती और ज़मीनें हैं, जिसे देखने में हम लग गए। और जो बैकग्राउंड बाबा का था, इसकी वजह से राजनीति में सक्रिय हुए। और 1974 में जब मैं आया, उसका 1975 में जब युवक कांग्रेस बनी जी, मैं उसका उपाध्यक्ष रहा। और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ही 78 में मैंने जिला सहकारी बैंक का चुनाव लड़ा। मैं डायरेक्टर निर्वाचित हुआ और कालांतर में उसका चेयरमैन हो गया।
और 12 वर्षों तक लगातार मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। मुझे अवसर मिला कि मैं किसानों के लिए राइवलीहुड काम कर सकूं। उस क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया। हमने सभी यहाँ जो हमारी सोसाइटियाँ थी वो गोदाम सुन के बनवाए जी। जो उसमें आवश्यकता थी पीडीएस व्यवस्था उसमें कराई, ब्रांचों का एक्सपेंशन किया, रायबरेली जनपद में बैंक को बैंक के रूप में प्रस्तुत किया हमने। अन्यथा पहले लोगों की मान्यता यही थी कोऑपरेटिव बैंक है ये तो बहुत ही खराब व्यवस्था है, खाद के लिए बीज के लिए कर्जा लेने की संस्था है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ लॉकर्स की व्यवस्था करके उत्सव मना करके लोगों को वहाँ पर मैं लाया। मैंने उनको बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई और कई तरह से ब्रांचों को इवनिंग ब्रांच खोली मैंने कि हमारे व्यापारी जो हैं शाम को अपना कैश जमा कर सके यहाँ पर। जी जी। और दिन के हिसाब से भी हमने कुछ बैंक खोली, उनकी मार्केट देखते हुए उन्होंने दिन का चयन किया तो लोगों को आकर्षित किया। और कोऑपरेटिव बैंक भी रायबरेली में एक बैंक के रूप में एस्टेब्लिश हुई। और हमारे शहर के निवासी भी मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे साथ आए, हमारे बैंक में खाता खोले। हमने सर्वप्रथम महिला बैंक खोला देश में, फुल्ली ऑपरेटेड, जिसका उद्घाटन हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था जी। तो जो वहाँ संभव हो सकता था और जिस तरह से हम सुविधा पहुँचा सकते थे किसानों को, हमने उसका प्रयास किया। और इस कारण हमारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्री ये सभी आते रहे, हमेशा संपर्क रहा। मैं कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी में लगातार बना रहा, आप जानते ही हैं, दूसरी पार्टी में नहीं गया। मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं कांग्रेस से एमएलए भी हुआ। और जो सामाजिक जीवन में जो मैं सेवा कर सकता हूँ या जो लोग मुझसे सहयोग करते हैं, आशा करते हैं, अपने से मैं जो कर सकता हूँ उसे करने का तत्काल प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी कठिनाइयाँ दूर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप संवाद कार्यक्रम में आए और आपने जिस तरह से इतिहास की बातें बताई, बहुत कुछ आपने बताया और जाहिर सी बात है लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत कुछ उनको पता लगा होगा इतिहास के पन्नों से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप संवाद कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। तो ये थे इंद्रेश विक्रम सिंह जो हमारे साथ में सीधे स्टूडियो से लाइव जुड़े थे। उन्होंने जिस तरह से बताया बेनी माधव सिंह जी का इतिहास उन्होंने बताया कि किस तरह से सेमरी स्टेट के बारे में उन्होंने बताया। कई सारी बातों से उन्होंने आपको रूबरू कराया। संवाद कार्यक्रम में लगातार आपसे होती रहेगी मुलाकात। इससे पहले आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे ज़रूरी बात है मास्क लगाइए, बाज़ारों में कम जाइए, आप उचित दूरी बना के लोगों से बातचीत करिए। और सबसे बात ज़रूरी है कि आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।